किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए सबसे पहले उसके जो प्रोमोटर्स यानी कि जो लोग उस कंपनी को रन कर रहे हैं, वो लोग अपनी सेविंग्स का यूज करते हैं, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली से बोरो करते हैं। एक टाइम ऐसा आता है जब उसमें एक एंजल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, या फिर और बड़े लेवल पे उसमें कुछ वेंचर कैपिटलिस्ट या पीई फर्म्स होती हैं, वो इन्वेस्ट करती हैं। लेकिन धीरे धीरे जब वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खुद को बहुत ज्यादा ग्रो करना चाहती है और बहुत ज्यादा एक्सपेंड करना चाहती है, तो वो कंपनी पब्लिक से इन्वेस्टमेंट चाहती है, क्योंकि पब्लिक में इन्वेस्टर्स का नंबर बहुत ज्यादा होता है और वहां से एक बहुत बड़ा अमाउंट रेज किया जा सकता है, और इसके लिए उस कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना होता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यानी कि वो कंपनी पब्लिक को ऑफर कर रही है कि आओ मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो, और बदले में वो कंपनी अपने शेयर्स उन इन्वेस्टर्स को ऑफर करती है। तो किस तरह से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती है, वो सारा प्रोसेस क्या होता है, और उससे हम इन्वेस्टर्स का क्या बेनिफिट हो सकता है, वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर एक कंपनी है, मान लीजिए एक्स प्राइवेट लिमिटेड, इसको स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना है, तो जो सबसे पहला स्टेप इसे करना पड़ेगा, दैट विल बी हायरिंग एन इन्वेस्टमेंट बैंक। ये इन्वेस्टमेंट बैंक्स कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस को कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करते हैं, जैसे कि मर्जर एंड एक्विजिशन हो गया, या फिर उस कंपनी का आईपीओ रेज करवाने में असिस्टेंस हो गया। इस टाइप की सर्विसेज ये ऑफर करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट बैंक जो हमारे मेन कमर्शियल बैंक्स होते हैं, उन्हीं की एसोसिएटेड बॉडीज होती हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एसबीआई हो गया। इन्हीं की एसोसिएटेड आर्म्स होती हैं जो कि इन्वेस्टमेंट बैंक के रूप में काम करती हैं। सबसे पहले वो इन्वेस्टमेंट बैंक एक्स प्राइवेट लिमिटेड को एक अंडर राइटिंग देगी, जैसे फर्म कमिटमेंट हो सकता है। फर्म कमिटमेंट का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए एक्स प्राइवेट लिमिटेड ने बोला कि मुझे मार्केट से 1000 करोड़ रेज करना है, तो उस कंडीशन में इन्वेस्टमेंट बैंक या आई बैंक की ये गारंटी होगी कि वो उस आईपीओ में एक्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए 1000 करोड़ मार्केट से रेज करवाएंगे। अगर उसमें कुछ कमी होती है तो उन्हें अपनी पॉकेट से डालना होगा, और अगर उसमें कुछ गेन होता है तो वो गेन भी फिर आई बैंक का होगा। दूसरी अंडरराइटिंग हो सकती है बेस्ट एफर्ट्स कमिटमेंट। इसमें एज द नेम सजेस्ट्स कि हमारी कोई गारंटी नहीं होगी, लेकिन हम अपना बेस्ट एफर्ट्स करेंगे, बेस्ट प्राइसिंग करेंगे उस आईपीओ की, लेकिन अगर उसमें कुछ कमी आती है तो नुकसान आई बैंक का नहीं होगा। तीसरा तरीका हो सकता है एक सिंडिकेट अंडरराइटिंग देने का। इसका मतलब यह है कि अगर जो आईपीओ है वो काफी बड़ा है और जो एक्स प्राइवेट लिमिटेड है वो काफी बड़ा अमाउंट मार्केट से रेज करना चाहती है, उस कंडीशन में एक अकेला आई बैंक उसको हैंडल नहीं करेगा, मतलब और भी आई बैंक्स को वो अपने साथ लेगा और डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर करने के बाद जो दूसरा स्टेप आएगा वो आएगा एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करना। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि एक्स प्राइवेट लिमिटेड अपने इन्वेस्टर्स को ये बताएगी कि उन्हें उस आईपीओ में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं तो मैं सबसे पहले कंपनी को स्टडी करूंगा कि उसके अंदर क्या ऐसा स्पेशल है जिसकी वजह से मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, और उसके लिए आई रेफर टू द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। उसमें कंपनी क्या क्या बताती है, कंपनी अपने बिजनेस और प्रमोटर की डिटेल्स देगी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के बारे में बताएगी कि कॉम्पिटिटर्स से उस कंपनी का बिजनेस किस वे में बेटर है, कंपनी के अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, कंपनी के फ्यूचर बिजनेस के प्लान्स कैसे हैं, किस वे में वो अपने बिजनेस को आगे लेकर के जाने वाले हैं, कंपनी के बिजनेस में क्या रिस्क्स हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, और कंपनी का पास्ट का फाइनेंशियल डेटा कैसा रहा है। इस टाइप की सारी इंफॉर्मेशन एक्स प्राइवेट लिमिटेड उस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में इशू करेगी। इसके बाद अगला स्टेप होगा कंप्लायंस एंड फाइलिंग्स का। सेबी के जो गाइडलाइंस हैं या जो पैरामीटर्स हैं किसी भी कंपनी की लिस्टिंग के लिए वो काफी स्ट्रिक्ट हैं, इसलिए ये आई बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी कि वो एक्स प्राइवेट लिमिटेड के बिहाफ पे उन सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करे, उस आईपीओ का रजिस्ट्रेशन करवाए और उसको सेबी से वेरीफाई करवाए। जो अगला स्टेप होगा वो होगा प्राइसिंग का। अब शेयर्स की प्राइसिंग कैसे होगी आईपीओ में, उसके लिए सबसे पहले कंपनी की वैल्यूएशन फाइंड आउट करनी होगी। अब एक कंपनी की वैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट होती है, उसके अलग अलग मेथड्स होते हैं।
उसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे। अभी के लिए मान लेते हैं कि हमारी जो एक्स प्राइवेट लिमिटेड है उसका टोटल वैल्यूएशन निकल करके आता है फॉर एग्जांपल 50,000 करोड़, ठीक है। तो मान लीजिए एक्स प्राइवेट लिमिटेड ने बोला कि मुझे इस आईपीओ के लिए 10% शेयर्स डाइल्यूट करने हैं, यानी कि मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए 10% शेयर्स के लिए। तो अभी वैल्यूएशन थी हमारी 50,000 करोड़, तो उसका 10% हो गया 5,000 करोड़, यानी कि उस आईपीओ से वो कंपनी चाहती है कि टोटल फंड रेज हो 5,000 करोड़ का। तो इस 5,000 करोड़ को बोलेंगे आईपीओ का इशू साइज। और फिर मान लीजिए एक्स प्राइवेट लिमिटेड ने इन कंसल्टेशन विद इन्वेस्टमेंट बैंक ये डिसाइड किया कि जो पर शेयर प्राइस होगा दैट विल बी 500 रुपीज। तो इस 500 रुपए को हम बोलेंगे इशू प्राइस। अब अगर टोटल इशू साइज है 5,000 करोड़ का और पर शेयर जो प्राइस है वो है 500 रुपए का, यानी कि इशू प्राइस है 500 रुपए का, तो टोटल शेयर्स कितने इशू करने होंगे इन्वेस्टर्स के लिए? 10 करोड़ शेयर्स इन्वेस्ट करने होंगे, राइट। अब इसमें ऐसा नहीं होगा कि इन्वेस्टर जितने चाहे उतने शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता है। किसी का मन हो तो वो 10 शेयर्स में इन्वेस्ट करे, किसी का मन हो तो वो 12 में इन्वेस्ट करे, ऐसा नहीं होगा। एक प्रॉपर लॉट साइज डिसाइड किया जाएगा जिसमें कि एक डेफिनेट नंबर ऑफ शेयर्स होंगे। फॉर एग्जांपल इस केस में मान लेते हैं कि लॉट का साइज डिसाइड किया गया 25 शेयर्स, तो आपको उसी लॉट के मल्टीपल्स में बाय करना होगा, यानी कि आप 25, 50, 75, 100 इस तरीके से शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। यानी कि अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा दैट विल बी 25 into 500 इज इक्वल टू 12,500 रुपीज। इतना तो आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। अब ये प्राइस डिसाइड करने के भी दो मेथड्स होते हैं, फिक्स्ड प्राइस इशू और बुक बिल्डिंग इशू। फिक्स्ड प्राइस इशू में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट बैंक कंपनी के एसेट्स, लायबिलिटीज और फाइनेंशियल्स को इवेल्युएट करके शेयर का एक फिक्स्ड प्राइस रखती है। तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल में लिया 500 रुपीज पर शेयर, तो ये एक फिक्स्ड प्राइस ऑफ शेयर रहेगा आईपीओ में, जिसको चाहे वो इन्वेस्ट कर सकता है, जो चाहे वो इन्वेस्ट ना करे। लेकिन इससे जो एक बेटर मेथड होता है और रिकमेंडेड बाय सेबी है आजकल, दैट इज बुक बिल्डिंग इशू। बुक बिल्डिंग इशू में क्या होता है कि एक फिक्स्ड प्राइस डिसाइड नहीं होता, एक प्राइस बैंड डिसाइड होता है। जैसे हम मान सकते हैं कि 500 रुपीज फिक्स करने के बजाय वहां पे एक प्राइस बैंड दे दिया गया 450 से लेकर के 500 रुपीज तक का। अब इसका बेनिफिट क्या होगा कि एक बार जब ये आईपीओ अनाउंस होगा और ये प्राइसिंग अनाउंस की जाएगी, उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक कैन असेस द मार्केट। वो अलग अलग क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के पास जा सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास जा सकते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास जा सकते हैं। अब ये सब इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं इनकी बात हम थोड़ी देर बाद में करते हैं। इन सब इन्वेस्टर्स के पास जाकर के और पूरी मार्केट को एनालाइज करके इन्वेस्टमेंट बैंक एक फाइनल प्राइस डिसाइड कर सकती है। इसका बेनिफिट क्या होगा कि हमने पहले मार्केट का रिस्पॉन्स देख लिया और उसके बाद हमने एक फाइनल प्राइस डिसाइड किया, तो ये ज्यादा फेवरेबल साबित हो सकता है। बुक बिल्डिंग इशू में प्राइस बैंड का जो अपर प्राइस होगा उसे हम बोलेंगे कैप प्राइस, यानी कि इस एग्जांपल में 500 रुपीज, और जो लोअर प्राइस होगा उसे हम बोलेंगे फ्लोर प्राइस, यानी कि इस एग्जांपल में 450 रुपीज। और इन दोनों के बीच का जो मैक्सिमम डिफरेंस हो सकता है वो 20% का ही हो सकता है। तो अब यहाँ पे 450 से लेके 500 तक कोई भी प्राइस फाइनल प्राइस रखा जा सकता है। इन्वेस्टर्स को रेडी रहना होगा उस प्राइस पे शेयर्स को बाय करने के लिए। इस बुक बिल्डिंग इशू का बेनिफिट ये होगा कि आई बैंक के पास एक अपॉर्चुनिटी होगी मार्केट को एनालाइज करने की फाइनल प्राइस डिसाइड करने से पहले, जो कि ज्यादा फेवरेबल होगा आईपीओ के लिए। जब फाइनल प्राइस यानी कि कट ऑफ प्राइस डिसाइड होगा तो जिन लोगों ने उस कट ऑफ प्राइस के नीचे बिडिंग करी होगी उन्हें शेयर्स अलॉट नहीं होंगे, और जिन्होंने उसके ऊपर बिडिंग करी होगी उन्हें शेयर्स अलॉट हो सकते हैं। हो सकते हैं मैं किस लिए बोल रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि उस आईपीओ का ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल इस आईपीओ में हमारी जो डिमांड थी दैट वाज 10,000 करोड़, लेकिन हो सकता है कि इससे कहीं ज्यादा एप्लीकेशंस हमारे पास आ जाए। कभी कभी आईपीओज 3 गुना, 5 गुना या 10 टाइम्स या 100 टाइम्स भी ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं होता कि हर एक इन्वेस्टर को शेयर्स अलॉट हो पाए। अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स की कुछ कैटेगरीज की। जनरली एक आईपीओ में 4 टाइप के इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। पहले होते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जो कि आईपीओ में बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, और ये बहुत बड़ी बॉडीज होती हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, पेंशन फंड्स हो गए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हो गए,
पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, कमर्शियल बैंक्स हो सकते हैं, इनके लिए आईपीओ में 50% कोटा रिजर्व होता है और ये कट ऑफ प्राइस पे बिडिंग नहीं कर सकते और अपनी बिड को आईपीओ क्लोज होने के बाद ये विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। दूसरे होते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये 2 लाख से ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और इनके लिए आईपीओ में 15% कोटा रिजर्व होता है। ये भी कट ऑफ प्राइस पे बिड नहीं कर सकते हैं, लेकिन अलॉटमेंट डे से पहले ये अपनी बिड को विड्रॉ कर सकते हैं। तीसरी जो कैटेगरी होती है इन्वेस्टर्स की, वो होती है रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ में 35% कोटा रिजर्व होता है और जिन लोगों को 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करना होता है वो रिटेल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अपनी बिड को विड्रॉ भी कर सकते हैं अलॉटमेंट डे तक और कट ऑफ प्राइस पे बिड भी कर सकते हैं। और इन्वेस्टर्स की जो चौथी कैटेगरी होती है दैट इज एंकर इन्वेस्टर्स। एंकर इन्वेस्टर्स वो क्यूआईबीज होते हैं जो 10 करोड़ से ज्यादा की एप्लीकेशन डालते हैं और उनके लिए क्यूआईबी कोटा में से 60% रिजर्व होता है और इन एंकर इन्वेस्टर्स के लिए उस आईपीओ में कुछ स्पेशल प्रेफरेंसेस भी होते हैं। प्राइसिंग होने के बाद जो अगला स्टेप होता है आईपीओ में दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिकली मतलब है उस आईपीओ की मार्केटिंग करना या उसको सेल करना। अब आई बैंक का ये काम होता है कि मैक्सिमम इन्वेस्टर्स वो लेकर के आए, अलग अलग टाइप के एडवर्टीजमेंट्स करके या रोड शोज प्लान कर सकते हैं या किसी भी तरह से उन्हें क्यूआईबीज को अट्रैक्ट करना है या एनआईआईज को अट्रैक्ट करना है और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लेकर के आना है। और उसके बाद अगला स्टेप होता है एप्लीकेशन का। जैसा भी इंटरेस्ट मार्केट में जनरेट हुआ है उस पर्टिकुलर आईपीओ के लिए उसके अकॉर्डिंगली एप्लीकेशंस आती हैं। जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो एएसबीए मोड के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। एएसबीए का मतलब होता है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। ये सितंबर 2008 में सेबी ने इंट्रोड्यूस किया था क्योंकि उसके पहले जनरली इन्वेस्टर्स को वही ड्राफ्ट्स और चेक्स के थ्रू अमाउंट डिपॉजिट करना होता था जो कि काफी ज्यादा कम्बरसम प्रोसेस होता था। एएसबीए का मतलब ये होता है कि जितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हो वो आपके अकाउंट में ही ब्लॉक्ड हो जाता है, डेबिट नहीं होता है और उस पे आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है। अगर आपको शेयर्स अलॉट हो गए तो वो पर्टिकुलर अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट हो जाता है। रिसेंटली 2019 में सेबी ने यूपीआई के थ्रू एएसबीए प्रोसेस मैंडेटरी कर दिया है, यानी कि अभी जो आपको अमाउंट अपना ब्लॉक करवाना है वो आप इजीली यूपीआई के थ्रू अपना ब्लॉक करवा सकते हो। आपके पास बस एक यूपीआई आईडी होनी चाहिए, दैट्स इट। जनरली जो आईपीओ की ओपनिंग होती है वो 3 से 7 दिनों के लिए होती है और इन्हीं 3 से 7 दिनों में ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। और जैसा मैंने बोला कि ये मैंडेटरी नहीं होता कि आपने अगर अप्लाई किया है तो आपको शेयर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर इशू ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो ऐसा मैंडेटरी नहीं होता। उस केस में शेयर्स किस तरह से अलॉट होते हैं उसका प्रोसेस डिफरेंट होता है, उसकी बात अगले वीडियो में करेंगे। एक बार आईपीओ क्लोज होने के बाद 3 दिन के अंदर अंदर उस आईपीओ की स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग होनी होती है, एनएसई पे या बीएसई पे। और ये 3 दिनों का टाइम इसलिए होता है ताकि कंपनी को अपने फंड्स मिल जाएं, शेयर्स का अलॉटमेंट हो जाए और जिनको रिफंड मिलना है उनको रिफंड मिल जाए। तो ये सारा आईपीओ का प्रोसेस होता है। इस आईपीओ के थ्रू ऑब्वियसली कंपनी ग्रो कर सकती है, अपने ऑपरेशंस को इंक्रीज कर सकती है, अपने पास्ट में उन्होंने जो भी डेट लिए हैं उन डेट को क्लियर कर सकती है, उनका जो मार्केट में प्रेस्टीज है, एक्सपोजर है या जो इमेज है वो और बेटर हो सकती है जो कि डायरेक्टली उनकी सेल्स को बढ़ा सकती है। और जब कंपनी लिस्ट हो जाती है तो कंपनी को क्वार्टरली अपने रिपोर्ट शो करने होते हैं जिनकी वजह से कंपनी ट्रांसपेरेंट बनती है और एज कंपेयर टू अ प्राइवेट कंपनी इट इज मोर फेवरेबल। एडवांटेजेस के साथ साथ आईपीओ के या लिस्टिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। जैसे पहली बात तो ये है कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कंपैरिजन में एक पब्लिक कंपनी को रन करना काफी डिफिकल्ट होता है। दूसरी चीज, जब आप आईपीओ लेकर के आते हो तो आपको अपने फाइनेंशियल्स, आपकी अकाउंटिंग और टैक्स रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको पब्लिक करनी होती है, राइट। तो वहां पे आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो दे कैन टेक द एडवांटेज ऑफ इट। अब आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो कि आप अपने ही नाम से मल्टीपल एप्लीकेशंस दे दो ताकि आपको शेयर्स अलॉट होने के चांसेस बढ़ जाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि सेम पैन कार्ड से लिंक्ड अगर मल्टीपल एप्लीकेशंस आती हैं तो वो रिजेक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे एप्लीकेशन कर सकते हो, बस उनके पास एक पैन कार्ड और डीमैट अकाउंट होना चाहिए।
किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले आपको प्रमोटर्स की और उस कंपनी की जो बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छे से स्टडी करना चाहिए। कंपनी के फ्यूचर में ग्रो करने के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं वो आपको अच्छे से स्टडी करना चाहिए और सारे डेटा को एनालाइज करने के बाद ही आपको किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए।